नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका जन्मदिन है। एक युवा और मनासा के विकास को आगे ले जाने वाले ऐसे माधव मारू आज मेरे साथ है। मारू साहब, जन्मदिन से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है जब आपका जन्मदिन आता है और मुझे अवसर मिलता है आपसे बात करने का। मेरा पहला सवाल होता है कितने वर्ष के हुए? तो मारू साहब, आप हमेशा कहते हैं कितना? 38। उम्र तो मन से बढ़ती है। अगर आप जवान आदमी सरीके अगर काम कर रहे हैं तो उम्र का असर नहीं आता है। कैसे मेंटेन कर रखा है मारू साहब? तो ये बताओ, आप ये राज आज बता दो जनता को। आप हमेशा हंसते रहो और मन में कुछ मत रखो, अपनी बात कह दो तो कभी उम्र नहीं बढ़ेगी। ये सीख बाकी लोगों को आप देते हैं क्या? बहुत सारी चीजें सीखने की होती है। हाँ। बहुत सारी चीजें देख के सीखने की होती है। हर चीज के लिए कोई ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर मारू जी, आपके बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है, आप विपक्ष को बोलने नहीं देते हो। विधानसभा में देखो तो आप चुप कर देते हो, यहाँ कोई बोलता है तो आप उसको चुप कर देते हो कि विपक्ष आपको पसंद नहीं है क्या? मुझे दाग पसंद नहीं है। आपको दाग पसंद नहीं है? भले वो मेरे कपड़ों पे हो जी। या विपक्ष में कोई दागी अगर इस तरह की बात करे मेरे से तो वो भी पसंद नहीं है। अभी मैं आपका एक भाषण सुन रहा था विधानसभा में, आपने उसको डांट दिया विपक्ष वाले को। क्या कसूर था उसका? कोई थोड़ा सा बोल दिया तो क्या फर्क पड़ जाता साहब? जब हम उनको सुनते हैं जी तो उनको भी हमारी बात सुनना चाहिए। हम उनकी बात का जवाब देते हैं जी, तो उनको धैर्य से सुनना चाहिए। बीच में बात काट के अपनी बात कहें, ये अच्छी परंपरा नहीं है। उनका तो काम है साहब बोलने का। तो उनका काम उन्होंने किया और मेरा काम मैंने किया। अरे वाह, क्या बात है। अब मारू साहब 6 साल के विधायक हो गए आप, तो 5 साल तो पहले निकल गए, ये 6ठा साल आपका चल रहा है। ये 6 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? 6 साल में अगर उपलब्धि की सबसे बड़ी बात करें तो जो मेरा संकल्प था सबसे पहला कि इस क्षेत्र में हर खेत तक पानी लाऊंगा, मेरा वो संकल्प पूरा हुआ। गांधी सागर का पानी हर घर तक लाऊंगा, ये मेरा संकल्प था, वो मेरा पूरा हुआ। और ऐसी अनेक योजनाएं, इस क्षेत्र का समुचित विकास, मेरी कल्पना में जैसा विकास है मैं लगातार उसके लिए काम कर रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि समुचित विकास और हर गांव का हो, हर क्षेत्र का हो और हर क्षेत्र में हो, और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं। जी। इन पिछले 5 साल में आप जो योजना लाए, पहली बार के एमएलए आप बने, पहली बार ही बने थे ना एमएलए आप तो? पहले तो हमेशा युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नहीं हार गए, फिर लड़े, फिर काम लड़े, भी करता रहा, लोगों काम के भी करते रहे, काम भी करता रहा, है ना? विधायक बन गए आप। तो ये बताइए, इतनी धनराशि आपको दे कैसे देते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रदेश के मुखिया पहले शिवराज जी थे, आज मोहन जी हैं। तो धन की कमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं और होती। पहली बार के विधायक को इतना धन मिलना बहुत बड़ी बात है साहब। आदमी पहली बार तो सीखता है। जो प्रयास करता है वो सफल होता है। जी। मैंने प्रयास किया, सकारात्मक प्रयास किया, उसके लिए जैसी अप्रोच करना थी वैसी अप्रोच करी, जैसा प्रेजेंटेशन देना था वैसा प्रेजेंटेशन दिया, तो निश्चित रूप से सफलता मिली। सफलता मिली आपको। मारू जी, एक बात बताओ, आप हमेशा विपक्ष में रहे, आपने पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, है ना? निर्दलीय चुनाव भी लड़े, इतने सारे वोट आप लेकर आए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर आप चुनाव लड़े, फिर बम्पर मतों से आप जीत गए। जब आप विपक्ष में थे, जब पार्टी में नहीं थे, तब को और अब को कैसे तुलनात्मक अंतर आप देखते हैं? पार्टी के अंदर रह के काम करना और पार्टी के बाहर काम करना। तब भी मैं इस क्षेत्र के लिए और सिद्धांतों के लिए लड़ा, तब भी मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा, और आज भी इस क्षेत्र के विकास की बात करता हूँ, आज भी इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए काम करता हूँ। तो कोई विशेष अंतर नहीं आया।
पहले विधायक नहीं था, आज विधायक बन गया, लेकिन काम वही है, क्षेत्र का विकास और कार्यकर्ताओं की चिंता। पहले तो आप खुला बोलते थे साहब, अब तो लगाम भी लग गई ना थोड़ी बहुत आपकी। पहले भी अनर्गल तो नहीं बोलता था, नहीं बोलते मुद्दों पर ही बोलता था, जी। विकास पर बोलता था। तो मैं ये कहता था कि हमारे यहाँ गांधी सागर का पानी क्यों नहीं आया अभी तक, हाँ। तो इसमें कोई विरोध वाली बात तो थी नहीं, क्षेत्र के विकास की बात थी। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं आपसे पूछने के लिए, जरूर। अगर आप कहे तो पूछूंगे साहब। हाँ, जरूर पूछना चाहिए। एक सवाल यह है कि जनता की समस्याओं को सुलझाने में आपका सबसे ज्यादा संतोष कब महसूस होता है? जब उनका काम हो जाता है। जब तक काम नहीं होता है किसी व्यक्ति का, तब तक मुझे संतोष नहीं होता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि मेरा काम खराब हो रहा है, और इसलिए मैं व्यक्तिगत रुचि ज्यादा लेता हूँ लोगों के व्यक्तिगत कामों में। कैसे भी इसका काम हो जाए, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है। अच्छा, एक सवाल नीमच से मेरे पास आया है, अगर आप एक दिन के विधायक के अलावा कुछ और बनना चाहते हैं तो क्या बनेंगे आप? मेरी एक इच्छा थी हमेशा कि मैं देश सेवा के लिए काम करूं, मैं पायलट बनूं, ये मेरा मन था। लेकिन वो अवसर मैं चूक गया। ये तो निश्चित रूप से मैं देश सेवा में होता। ऐसा मन में विचार थे? प्रयास भी थे, सफलता भी मिली, लेकिन मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिला। तो मारू साहब, राजनीति में कौन लेकर आया आपको? राजनीति, समाज सेवा, सोशल ड्यूटीज हमारा परिवार का शुरू से काम रहा जी। तो राजनीतिक इंटरफेयर भी रहा, तो राजनीति में रुचि तो बचपन से ही रही। और राजनीति में आने का मूल कारण ये था कि मैं जिस तरह से सोचता हूं विकास को लेकर, वो जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो मुझे लगा कि मुझे खुद इस मैदान में उतरना चाहिए, और इसलिए मैं राजनीति में उतरा। कैसा महसूस करते हैं? जब काम में सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है, और क्षेत्र का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है बहुत खुशी होती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक और सवाल मेरे पास आया है, जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे आपका पसंदीदा विषय कौन सा था? मेरा पसंदीदा विषय उस समय में मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किया, लेकिन सिविल भी हमने फाइनल तक पढ़ा, और सिविल में मेरी बहुत रुचि रही। मैकेनिकल से रुचि तो रही है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह से जी, हमेशा जी। लेकिन सिविल में भी मेरा इंटरेस्ट पूरा रहा जी। और नापसंद का विषय कौन सा था आपका? नापसंद का विषय था हीट इंजन। ये क्या होता है? एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है हीट इंजन। उसमें इतने बड़े कैलकुलेशन होते थे, 20-20 पेज का एक एक सवाल होता था, तो बड़ा टिपिकल था वो। पसंद नहीं था आपको? वो मुझे पसंद नहीं था कभी, लेकिन उसमें भी पास हुआ मैं, ऐसा नहीं। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। अगर आपको किसी रियलिटी शो में जाने का अवसर मिलेगा तो कौन से शो में जाएंगे आप? रियल लाइफ में इतने रियलिटी शो में भाग लेते हैं रोज। कभी बॉम्बे जाने का अवसर मिलेगा मारू जी, आपको आना है, तो कौन सा शो ज्यादा पसंद करेंगे आप? केबीसी पसंद करेंगे, या कपिल शर्मा को पसंद करेंगे, या और कोई पसंद करेंगे? फिर मैं केबीसी में जाना पसंद करूंगा। केबीसी में जाना आप पसंद करेंगे? निश्चित रूप से। बड़ी धनराशि जीत कर आएंगे वहां से? धनराशि की सवाल नहीं, फिर वहां आपका जनरल नॉलेज, वहां जिस तरह से सामने की सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन जी प्रेजेंट करते हैं उस सबको, निश्चित रूप से उनसे बात करना ही अपने आप में बड़ी बात होगी। अगर आप वहां जाएंगे केबीसी में, अमिताभ आपसे पूछे, आप अमिताभ से आपको एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो डायलॉग कौन सा है? आपने पिछले इंटरव्यू मेरे से बोला था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वही है ना आपको पसंद का डायलॉग? आप ही ने मेरे इंटरव्यू में कहा था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू। बहुत से डायलॉग है अमिताभ के,
अलग अलग समय पे अलग अलग काल परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। निश्चित रूप से पर इस विधानसभा में तो वही हो रहा है कि जहां मारू जी खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू हो रही है, बाकी सब लोग साइड पर हो गए, सब एक तरफ हो गए, कहीं पता ही नहीं लग रहा कि लोग कहाँ है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। हाँ, सबको धंधे लगा दिया क्या आपने? मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, सबको व्यवसाय में लगा दिया आपने। और जो राजनीति के लायक नहीं हो हम्म उनको व्यवसाय करना चाहिए, वो उसमें ज्यादा सफल होंगे निश्चित रूप से। राजनीति बड़ा मन रख के कर सकते हो आप, संगठन को साथ लेके चल सकते हो आप, लोगों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने वाली राजनीति करोगे तो आप जीवित रहोगे। तोड़ने वाली राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, इसके लिए राजनीति में जगह नहीं है। और इसलिए राजनीति में उठता है आदमी तो अपने कर्मों से, और पर्दे के पीछे जाता है तो भी अपने कर्मों से। आपकी के पार्टी के संगठन का एक पदाधिकारी है, मेरी अभी कुछ समय पहले उनसे बात हुई, ऐसी बात निकली, बोले मेरा मारूजी से तो कोई विरोध नहीं है, विचारधारा से विरोध है। मारूजी से कोई विरोध नहीं है, विचारधारा से विरोध है। उस व्यक्ति ने ये बात मेरे समक्ष कही है अभी, आप ही की पार्टी का एक संगठन में पदाधिकारी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ आप पार्टी को माँ कहते हो और पर्सन टू पर्सन माँ की भूमिका बदल जाती है, माँ का स्थान बदल जाता है। आते हैं तो वो भूमिका बदल जाती है, यही कहना चाह रहे हैं? वही कह रहा हूँ कि एक तरफ आप माँ कह रहे हो तो फिर पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो आप उसके साथ दोहरापन नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं हो और आप उसके साथ दगाबाजी करते हो पार्टी के साथ, और ये कहेंगे कि जब मौका आएगा तो अपन पार्टी के साथ हैं, तो इसका मतलब क्या समझे? सही बात। और जब राजनीति करते हैं, परिवार को समय देते हैं, जब फ्री रहते हैं तब क्या करते हैं आप? मैं फ्री टाइम में किताब पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, या सोशल मीडिया देखते हैं, करते क्या है आप? जैसा मन होता है, जैसा मूड होता है, मैं वैसा काम करता हूँ। खाने के टाइम पे अगर घर में आया फ्री हूँ तो किचन में कुछ काम करूंगा। दूसरा टाइम है शाम को बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, परिवार के साथ गाने का मन होता है तो गाना गाता हूँ। अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें। गाना कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? सबसे आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मैं बहुत सारे गाने ऐसे गाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। दिल को छूता है वो गाना, एक दो पंक्ति तो सुना दो ना, जन्मदिन है आज आपका। गाना बहुत पसंद है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, राजेश खन्ना ने गाया था वो गाना, फिल्म सफर का गाना है। सुनाइए ना सब दो लाइन। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल दिल को छूता है गाना। मैं बहुत बार अक्सर गाता हूँ इस गाने को, जब अकेला भी होता हूँ तो इसको गुनगुनाता हूँ। कभी अवसर मिला विधानसभा में गाने का? बहुत बार। पिछले कार्यकाल में तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए, और विशेष रूप से जब हम लोग मानेसर गए थे तो मानेसर में तो शाम ऐसे ही गुजरती हमारी। हम 3-4 लोग ऐसे थे जो उस महफिल में गाने का शौक रखते थे। मैं था, मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, उस समय में वो भी नियमित शाम को आ जाते थे कार्यक्रम में, और पूरी महफिल उनसे रंगी रहती थी। साथ में हमारे सुरेश भाई थे, सत्येंद्र पाठक जी थे, संजय सत्येंद्र पाठक जी, उनको भी गाने का बहुत शौक है। तो ऐसे 3-4 लोग थे जो नियमित रूप से आप गाते थे। एक और सवाल आता है मारू जी, अक्सर आप पान खाते हैं, ये शौक कब से लगा? पान का शौक तो काफी टाइम से मुझे, लेकिन मुझे बाजार का पान पसंद नहीं।
मैं इसलिए पान घर पे ही बनाता हूँ, घर पे ही खाता हूँ, और काफी टाइम से ये शौक है, और इस शौक का फायदा भी बहुत हुआ। क्या फायदा हुआ जरा बताइए ना मेरे दर्शकों को। इस शौक का फायदा ये हुआ कि संबंध बनने में देर नहीं लगती सामने वाले से। हाँ। और पान सम्मान की चीज है। जब किसी को भी आप पेश करते हो पान, तो निश्चित रूप से पान सम्मान की चीज है। पान का बीड़ा किसी को देना अपने आप में बड़ी बात है जी। और जब प्रदेश में प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के बड़े मंत्री, संगठन के लोग, सबको मेरा पान पसंद है, क्योंकि मैं बनाता भी बड़ा विशेष तरीके से हूँ। चूना लगा के करते हो क्या? पान में तो कत्थे और चूने का कॉम्बिनेशन ही है। हाँ। तो कत्था और चूना तो लगाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप कितने प्यार से लगाते हो उसका ज्यादा टेस्ट आता है उस पान में। और विपक्ष वाले को तो ज्यादा चूना लगाते हैं आप तो उसका मुंह भी छिल जाए। मैं किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं निकालता, न ऐसा मेरा कभी ध्येय रहा है कि मैं किसी का मुंह खराब करूं। उसका मुंह का स्वाद अच्छा हो जाए, मैं इसके लिए पान खिलाता हूँ। चलिए एक सवाल और लेता हूँ मैं आपसे आगे, जो जनता का सवाल मेरे पास आए हैं। आपने राजनीति को सेवा के रूप में लिया या करियर के रूप में आपने इसको लिया? करियर तो मैं ऑलरेडी व्यवसाय में लगा था, तो मेरा करियर तो अपनी जगह बना हुआ है। पेशे से इंजीनियर हूं, तो मुझे अलग से करियर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सेवा मेरा संकल्प था और उसके लिए मैंने अपना संकल्प पूरा किया और इसीलिए मैं राजनीति में आया। सेवा करना जनता की, बिल्कुल, क्षेत्र की सेवा करना। और कभी अवसर मिले आगे बढ़ने का तो मारू साहब तैयार? निश्चित रूप से जब काम करते जाएंगे आपको तो अवसर मिलते जाएंगे, और अवसर मिलेंगे तो अभी क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ, जिले के लिए काम कर रहा हूँ, प्रदेश के लिए काम करेंगे, देश में मुकाबला देश के लिए काम करेंगे। तैयार है? सबके लिए तैयार हूँ। ये मारू साहब राजनीति से संन्यास कर लेंगे आप? राजनीति में कभी संन्यास नहीं होता। क्यों? राजनीति में कभी आज तक कोई रिटायर हुआ क्या? नहीं हुआ राजनीति में। अगर आप सक्रिय बने हुए हैं तो आप कभी रिटायर नहीं होंगे राजनीति से। पद होना नहीं होना ये एक अलग बात है और रिटायर होना अलग बात है, और इसलिए राजनीति से कभी कोई रिटायर नहीं होता है। कभी नहीं होता है। आपकी विरासत किसे सौंपेंगे आप? राजनीति एक ऐसी विरासत है जो न तो आपकी इच्छा से जाती है, हाँ, न ऐसी संपत्ति जो आप किसी को सौंप सकते हो। व्यक्ति को खुद कर्म करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, और जो उस लायक बन जाता है उसको विरासत मिल जाती है। नहीं, अक्सर अपन देखते हैं कि जितने पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे आगे आ जाते हैं, धीरे धीरे उनको शिफ्ट कर देते हैं। क्या होता है, राजनीतिक व्यक्ति के परिवार में उनके बच्चे भी राजनीति में आ जाते हैं, धीरे धीरे खुद को स्थापित कर लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो विरासत उनके पास चली जाती है। ऐसा कुछ परिवार में अपने अगर कोई करेगा, निश्चित रूप से उस स्तर पर आके खड़ा होगा तो उसको अवसर पार्टी देगी, क्योंकि करती तो पार्टी है, संगठन करता है। इसके लिए किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, संगठन सब चीजें देखता है और संगठन के माध्यम से सारी घटनाएं होती है। इस राजनीति के सफर में सबसे यादगार पल कौन सा है? खूब ठहाके लगा के आप हंसे होंगे, ऐसा तो कोई पल होगा यादगार, चाहे आप विपक्ष में रहे, चाहे रहे, पार्टी में रहे, नहीं रहे, ऐसा कोई यादगार पल? मैं कभी भी किसी उपलब्धि से बहुत उत्तेजित नहीं हुआ और किसी असफलता से बहुत निराश नहीं हुआ। ये मेरा गुण है कि मैं कभी भी कुछ मिला तो बहुत खुशी जाहिर की हो या उसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और कभी नहीं मिला, कोई असफलता मिली
तो उस पर बहुत निराश कभी नहीं हुआ, मैं हमेशा उत्साहित रहा। अपनी असफलता के कारण ढूंढे और सफलता के लिए फिर प्रयास किया। मैं हमेशा इस सिद्धांत पे रहा। फिर भी कोई यादगार पल तो होगा ना स्वामी? यादगार पल तो कई है। बताओ ना। जीवन में एक यादगार पल मेरा ऐसा आया था, हाँ। जब मुझे अपने परिवार के समर्पण पर बहुत गर्व हुआ था। जब मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला दिल्ली में, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके कोठी पे ही रुकने का अवसर मिला और रात को 1 बजे मुलाकात हुई हमारी। और जब उनको परिचय दिया गया कि मनासा से माधव मारू है, तो उन्होंने जो बात याद आई उस समय उनको, कि मैं मनासा नगर पंचायत के नगर पालिका के चुनाव में गया था और मैं कन्हैयालाल जी मारू के घर पे ही ठहरा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देश का प्रधानमंत्री आज भी उन बातों को याद रखता है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई थी, उस बात पर गर्व भी हुआ। मेरे लिए वो एक बहुत यादगार पल था। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि रूप से देश के प्रधानमंत्री ने दादाजी का नाम लिया। हाँ। मैं उनके घर रुका हुआ था। ये यादगार पल कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, कभी नहीं भूल सकते हैं इसको। तो वो ऐसी घटना थी। ऐसी घटना थी। बहुत सारे युवा लोग राजनीति में काम करते हैं, उनको कोई संदेश देंगे आप? राजनीति में काम करना है तो आपको सेवा का संकल्प लेना पड़ेगा। आपका लक्ष्य पद प्राप्ति का नहीं होना चाहिए। आजकल जो लोग शॉर्टकट में आ जाते हैं कि सीधे पोस्ट मिल जाएगी और एक कदम आगे आएंगे तो बड़ी पोस्ट चले जाएंगे। राजनीति में ये सब नहीं होता है। ट्रैक तो यही है ना साहब? ट्रैक तो ये है कि आप सेवा का संकल्प लेकर ही चलिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें काम को ज्यादा महत्व दिया गया है कि आपकी वर्किंग क्या है, आप कितने वजनदार हैं इसका महत्व नहीं है। आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आप लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, लोगों को किस तरह से काम करते हैं, कितनी मदद करते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे साहब? ऐसे ही लोग राजनीति में आगे आएंगे। समय बदल गया है। अब वो समय नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है तो उसको आगे कर दो और उसकी सब मानेंगे। अब उसी की मानेंगे जो लोगों के काम आएगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आपको मिली? कभी भी मैंने राजनीति को चुनौती नहीं माना। क्यों? चुनौती तो हर काम में होती है। बिना चुनौती के तो आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। ऐसी कोई चुनौती आई नहीं अभी तक जिसके लिए मुझे कोई एफर्ट करना पड़ा हो या जिसके लिए कोई परेशानी हुई हो। चुनौती तो आई होगी राजनीति में। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मैं रूटीन में, जब आप एक लड़ाके की भूमिका में होते हैं, निरंतर आपने संघर्ष किया हो, तो फिर चुनौतियां बहुत छोटी हो जाती हैं। और इसलिए मुझे ऐसी कोई बड़ी चुनौती नजर नहीं आई कि जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। सब कुछ सहज हो गया क्या? और वो भी माधव मारू जी के लिए सहज होना बहुत मुश्किल बात है। निश्चित रूप से सब तरफ से बाण चल रहे थे माधव मारू के ऊपर, कुछ रोको रोको रोको। चुनौती तो थी साहब। लेकिन जिसके साथ कृष्ण हो उसके लिए चुनौतियां कोई मायने नहीं रखती। आत्मविश्वास मजबूत हो, जिसके साथ जनता रूपी कृष्ण हो, जिसके साथ लोग लगातार खड़े हों, उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत थोड़ी। मारू साहब ने जनता की जो बात करी तो उसमें एक सवाल बनता है। आप पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते थे और निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और आपको बम्पर वोट मिलते थे आपको, और सत्ता पक्ष के आदमी को आप 12,000 14,000 मतों से आपने जिला पंचायत में हरा दिया उन लोगों को। पूरी पार्टी ताकत के साथ लगी, अच्छे अच्छे नेता भी उसमें लगे। आपने जनता के साथ ऐसा क्या किया? जनता आपके साथ उस समय थी जब आप बीजेपी में नहीं थे। मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति करना है तो सेवा के संकल्प के साथ करें। हाँ। लोगों के काम बिना किसी अपेक्षा के करें तो निश्चित रूप से जनता आपको हाथों हाथ लेगी
और आज की पीढ़ी, आज का युवा वर्ग तो यही चाहता है कि आप उनकी तुरंत मदद करें। सम्मान के साथ अगर मदद होती है तो निश्चित रूप से लोगों को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके समय पे उनके काम आए। और मैं शुरू से इसी का पक्षधर रहा हूँ। आप क्यों किसी को धक्के खिलाते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो? और इसलिए मैं अगर काम करना होता है, काम हो सकता है तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ, हाँ भरता हूँ, और नहीं होना होता है तो तुरंत मना करता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा। इससे नुकसान तो होता है ना? नुकसान सामने वाले का बचता है। वो दुनिया भर में धक्के खा के वापस निराश होता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि उसका काम नहीं होगा। तो लोग इस बात को समझ भी गए और लोग इस बात को मान भी लेते हैं कि भैया ने मना कर दिया तो वाकई काम नहीं होगा, तो वो परेशान नहीं होता है। ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये। अब मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। अपने क्षेत्र से मुख्यमंत्री के रूप में सुंदरलाल पटवा जी रहे, कुछ सीखा आपने उनसे राजनीति में? निश्चित रूप से मेरे परिवार के, मेरे दादाजी के बहुत नजदीक संबंध थे उनके। राजनीति के शीर्ष स्तर तक पहुंचे वो, तो सीखने लायक तो बहुत कुछ था उनमें, और आज भी है। उनके समय में जितने साधन उपलब्ध थे उनने किया, पर विकास की इच्छा तो उनके भी मन में थी, और उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। मैं विकास को लेकर दो लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा साहब से और मेरे पिताजी दादा रामेश्वर मारू जी से। दोनों के मन में विकास की हमेशा इच्छा रही, धाराएं विपरीत थी, उसके बाद भी लक्ष्य एक था, क्षेत्र का विकास हो और कार्यकर्ता को सम्मान मिले, कार्यकर्ता का काम हो। एक और यहाँ से दबंग नेता के रूप में श्री राधेश्याम जी लड़ा भी हुआ थे, फिर बस दुनिया में नहीं है, विधायक रहे यहाँ से, उनसे कुछ सीखने को मिला? लाला जी भी अच्छे इंसान थे जी। उनके अंतिम सालों में तो मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे। वो व्यक्तिगत रूप से मेरे उसे पसंद भी करते थे। क्यों? विरोधी थे आपस में एक दूसरे के? तो आप लोग भले ही हम विरोधी विचारधारा के रहे हों या एक दूसरे से विरोध रहा हो, लेकिन मेरी कार्यशैली उनको बहुत पसंद थी, मेरे काम करने का तरीका उनको पसंद था, और इसलिए अंतिम वर्षों में तो मुझे सपोर्ट भी करते थे, मेरी मदद भी करते थे, और बहुत जल्दी हमने उनको खोया निश्चित रूप से। एक बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लिए हुआ। अब उनके परिवार से रिश्ते कैसे हैं? परिवार उनकी दिशा निर्देश पे नहीं चला, उनके दिशा मार्गदर्शन पे नहीं चला, उनके पथ चिन्हों पे नहीं चला। अगर वो उनके पथ चिन्हों पे चलते तो निश्चित रूप से वो भी आज स्थापित होते, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका सोच था, उस पर परिवार कायम नहीं रहा। जब आपके और लड़ा साहब के अच्छे रिश्ते थे तो आपने परिवार को कहा नहीं कि थोड़े ट्रैक पे चलिए भाई? मैंने प्रयास तो बहुत किया था, फिर क्या हुआ? लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जब आड़े आ जाती है तो वो कहीं न कहीं दिक्कत देती है, और यही तकलीफ आई। जी जी। अच्छा, मैं विपक्ष की बात करूं, दादा बालको ही बैरागी, उनसे क्या सीखा आपने? बैरागी दादा की वजह से पूरे क्षेत्र का नाम था। भारत भर में बैरागी दादा पहचाने जाते थे। साहित्य की उन्होंने खूब सेवा की, उनको भी अवसर मिला राजनीति में, तो निश्चित रूप से जिस जिसको अवसर मिला वो अपने स्तर पर काम करते रहे हैं, और एक बहुत बड़े स्तर के साहित्यकार थे। निश्चित रूप से उनके आगे तो हम बहुत छोटे हैं, जिस स्तर पर वो खड़े थे उनका स्थान बहुत बड़ा था। जी। मारू साहब, 98 में विधानसभा के चुनाव थे, मंगल पटवा जी बीजेपी से थे, नरेंद्र नाहटा जी कांग्रेस से थे। कुछ समय के लिए आप नाहटा जी की ट्रेन में चढ़े थे,
थोड़े से चले थे, वापस उस ट्रेन से उतर गए, क्या लगा आपको जो उतरना पड़ा उस ट्रेन से आपको? विचारधारा जहाँ टकराती है, हम्म, कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा कभी मेल नहीं खाई। उस ट्रेन में गए तो थे आप? उनका सोच, मैं देखने गया था कि वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। देखने गए थे सिर्फ? तो क्या लगा मैं फिर साहब आपको इतने वहाँ? दिन के लिए गया था क्या लगा आपको वहाँ कि पे? मैंने कहा थोड़ा सफर इस ट्रेन में भी किया जाए, जी। तो निश्चित रूप से वहाँ जितनी फजीती है, जितने विवाद हैं, हाँ। मैं संघ परिवार में पला बढ़ा, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट रूप से, निर्दलीय रूप से हमेशा खुद को स्थापित रखा, कभी भी उनका सहयोगी नहीं बना। इसलिए फिर बाद में उन्हीं को पछाड़ दिया आपने 2023 में। ये तो अखाड़े का नियम है। जिस ट्रेन में आप बैठे थे, जो चला रहा था, उसी पायलट को आपने पछाड़ दिया। कि उसी पहलवान को पछाड़ोगे तभी तो आप बड़े पहलवान बनोगे। चलिए, एक और मैं पूछ रहा हूँ कि कैलाश चावला जी यहाँ से 2 बार के विधायक मंत्री रहे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला? निश्चित रूप से। कैसी कार्यकुशलता थी उनके काम करने की? आज पूछ ही लेना, सवाल पूछ लेता हूँ जन्मदिन पे। उनके बारे में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं मानता मैं, पर जनता उनको याद लेकिन करती है, पसंद करती है। वो व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए। क्यों, ऐसा क्या हो गया मारू जी? अगर वो सही समय पे पहचान लेते, सही समय पे मेरी कद्र करते, तो निश्चित रूप से आज अलग स्थिति होती, और उसी में उन्हें भूल की थी। कुछ ही वाकये हैं ऐसे जिनका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए जी, उचित भी नहीं है जी। लेकिन उनने वो भूल करी और उसी का परिणाम है। एक कुशल नेता तो थे वो, थे नहीं, है कुशल नेता है वैसे। कुशल नेता तो निश्चित रूप से है कि जिन लोगों ने उनको यहाँ से बाहर किया था, उनने आज सबको बाहर कर दिया। क्या बात कर रहे हो मारू साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो संकल्प था उनका, गोपनीय एजेंडा तो यही था उनका। अच्छा, ये आज आपने ओपन किया हमारे कैमरे के समक्ष। यही गोपनीय एजेंडा था। हाँ। कि जिन लोगों ने बारी बारी करके बाहर किया, जिन लोगों ने स्थानीय की बात करी, उनने बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उन सबको बाहर कर दिया। सबको बाहर कर दिया। वो कैसे? वो ठीक है, वो तो समय समय की बात है मारू साहब। अभी तो मारू साहब है। चलिए, आज अंत में मेरे दर्शकों को आप जन्मदिन में कुछ कहेंगे? जन्मदिन पर मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे शुभचिंतक, जितनी शुभकामनाएं मिलती हैं, वो निश्चित रूप से मेरे लिए ताकत का काम करती हैं, और वो ताकत इस क्षेत्र के विकास, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में काम में आती है। उनका प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, कार्यकर्ताओं की जो निष्ठा है, कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, वो हमेशा ऐसा ही कायम रहे। मैं धन्यवाद देता हूं सभी को, मेरे शुभचिंतकों को, पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को, यहाँ तक कि मेरे विपक्षी भी बहुत से मुझे चाहते हैं कि माधव मारू लगातार आगे बढ़ता रहे। ऐसे भी मेरे विरोधी हैं जो दिल से चाहते हैं कि माधव मारू आगे बढ़े। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ और आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।